नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से जेट2एफ के इस ऑनलाइन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं रतन सिंह स्वागत करता हूं। तो आप सभी का नोट सेट का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा और आप सभी ने अगर ओबीजी का पूरी क्लासेस यूट्यूब की भी अगर देखी हैं, तो एक भी क्वेश्चन आपका इधर-उधर नहीं हुआ। हाँ, ये बात मैं आपसे कमिट करता हूँ, मैंने पहले भी बोला है, फिर से मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जो क्वेश्चन मिले होंगे, वो डेफ़िनेटली डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिले होंगे। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी मिले हैं, लेकिन जो रेशनल आपको दिया गया था, उस रेशनल से बाहर कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं है। देखिए, एक कोई भी टीचर डायरेक्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम में दे, वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है किसी के भी लिए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि टीचर वो बेहतर है, जो आपको हर तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने में आपकी मदद करता है। तो आपको जितनी भी मैराथन्स दी गई, जितनी भी डबल इंजन की क्लासेस दी गई या फिर जो नोट सेट 9 के लिए स्पेशली जेट2एफ के द्वारा क्लासेस चलाई गई, उन क्लासेस से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं था। आपने ये देखा होगा, तो कहीं न कहीं रेशनल से और डायरेक्ट क्वेश्चंस के रूप में आपको क्वेश्चंस मिले होंगे। चलिए सर, खैर ये तो सब बातें हैं। महज़ मार्केट में आपको अलग-अलग तरीके की बातें सुनने को भी मिलती हैं, बट मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा, विद प्रूफ मैं आपको दिखाऊँगा कि कौन-सा क्वेश्चन किस क्लास से कहाँ से निकला है। ठीक है डियर? तो हम चलते हैं रिकॉल सेशन के अंदर पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। लेबर रूम नर्स नोटेड द फाइंडिंग इन वन ऑफ हर प्रीमी ग्रेविडा क्लाइंट एज फॉलोज। सर्वाइकल डायलेशन 5 सेंटीमीटर, फीटल स्टेशन +1 है, 50% इफेस्ड हो चुका है सर्विक्स। बेस्ड ऑन अपॉन फाइंडिंग नर्स शुड अंडरस्टैंड दैट द क्लाइंट्स फेज इज। कुल मिला के फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के अंदर आपको सर्वाइकल डायलेशन 5 सेंटीमीटर दिया गया है। सर्वाइकल डायलेशन 5 सेंटीमीटर है। उसके अलावा जो आपको मेजर चीजें पकड़नी थी इस क्वेश्चन में, द सेकंड थिंग इज स्टेशन। स्टेशन जो बच्चे का है दैट इज आई कैन से +1 स्टेशन है और 50% इफेसमेंट आपको सर्विक्स का मिला। कुल मिला के ये जो सारी फाइंडिंग्स दर्शाती हैं, ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर को दर्शाती हैं। आप सभी ने फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर दो स्टेजेस को भी पढ़ा है। द फर्स्ट वन इज लेटेंट फेज एंड द सेकंड वन इज एक्टिव फेज। मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से कि जब लेटेंट फेज की बात करी जाती है, तो लेटेंट फेज में सर्वाइकल डायलेशन लेस देन 5 सेंटीमीटर तक नॉर्मल माना जाता है और एक्टिव फेज में 5 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक का डायलेशन होता है। तो आप सर्वाइकल डायलेशन को भी देखेंगे तो यहां से भी हमारा क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। सर्वाइकल डायलेशन 5 और 5 से ज्यादा 10 सेंटीमीटर तक का अगर होता है, तो डेफिनेटली दिस फेज विल बी द एक्टिव फेज। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एक्टिव फेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर एक्टिव फेज माना जाएगा डियर। आई थॉट आपको समझ में आ गया होगा और हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिला होगा। आपको थोड़ा सा ये भी बता दिया जाए कि आपकी प्रीवियस क्लासेस में कहाँ से क्वेश्चन आया था। तो आप ये मेरी मैराथन क्लासेस के अंदर मेरे प्रीवियस यूट्यूब के क्लासेस से मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है। इसमें क्लियर कट मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको बता रखा है कि जब WHO के अकॉर्डिंग बात करी जाए, तो 5 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा का डायलेशन एक्टिव फेज में आता है। ACOG की गाइडलाइन में 6 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा का डायलेशन, और पार्टोग्राफ के थ्रू अगर हम चलें तो 4 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा का जो डायलेशन होता है, ये एक्टिव फेज के अंदर कंसिडर किया जाता है डियर। होपफुली आपको अगर ये क्लास मिली होगी, आपने क्लास देखा होगा, तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को आपने पोस्टमार्टम कर दिया होगा। चलिए साहब, दूसरा क्वेश्चन जो आपको दिया गया, उस क्वेश्चन की बात करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। जेट2एफ एक न्यू ऑफलाइन बैच अनाउंस कर चुका है, जो कि 25 सितंबर से शुरू होगा। याद रखें, ये मॉर्निंग बैच होगा। आप अपनी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए जेट2एफ के साथ जुड़े, दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी सीट को सुनिश्चित कर सकते हैं। ओके डियर, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन, और मुझे लगता है कि इन क्वेश्चंस को देख के आपको ये जरूर महसूस हो रहा होगा कि यार डायरेक्टली हुबहू क्वेश्चंस आपको मिले। मैंने मेरी पूरी कोशिश करी है, जहां से मुझे ऑथेंटिक क्वेश्चन और ऑप्शंस मिले हैं वहीं से मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं ये। एग्जैक्ट लैंग्वेज हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन इस तरीके के सिनेरियो के क्वेश्चंस थे। तो एक ट्विन प्रेगनेंसी में एक मदर एडमिट हुई है और उसका जो एक फीटस है उसके अंदर हार्ट रेट नहीं आ रही है। ठीक है, ओके डियर। सेकंड के अंदर ब्रेडिकार्डिया है। द यूट्रस इज टेंडर एंड द मदर हैज हाइपोटेंशन, और वीक पल्स आपको देखने को मिल रही है उस बच्चे के मदर के अंदर। तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस,
इस सीन को अगर देखा जाए तो इस सीन के मुताबिक ये केस, एक बात तो श्योर है कि ये एपीएच का केस है, इसलिए क्योंकि अभी तक कोई डिलीवरी का इंडिकेशन हमें नहीं मिला। इसका मतलब ये एंटीपार्टम का केस है। एंटीपार्टम के केस में 4 प्रकार की ब्लीडिंग्स आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर वेजाइनल रूट से ब्लीडिंग है तो प्लेसेंटा प्रीविया, अब्रप्सियो प्लेसेंटा, वासा प्रीविया और यूट्राइन रप्चर की वजह से हो सकती है। ये आपको प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको समझाया है, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में मैंने ये चीजें दर्शाई हैं। अगर एब्डोमिनल पेन नहीं है तो प्लेसेंटा प्रीविया या फिर वासा प्रीविया हो सकता है, और एब्डोमिनल पेन की कंप्लेंट है तो वो अब्रप्सियो प्लेसेंटा और यूट्राइन रप्चर का केस होगा। क्लियर है मेरी बात? यस और नो? यस सर। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको सडन या एक्सीडेंटल ब्लीडिंग मिलती है तो इस वर्ड से भी आप पहचान सकते हो दिस इज द केस ऑफ अब्रप्सियो प्लेसेंटा। लेकिन किसी प्रकार का कोई सडन ब्लीडिंग नहीं मिलता यूट्राइन रप्चर। यूट्राइन रप्चर का जो केस होता है, ये प्रीवियस हिस्ट्री अगर किसी मदर की सिजेरियन सेक्शन की है तो उसके बाद में ज्यादा देखने को मिलेगा। दूसरा, अगर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है तो उस केस के अंदर फीमेल के अंदर यूट्राइन रप्चर देखने को मिलता है। तो ये कुछ कॉमन कंडीशंस हैं जिनमें ये देखने को मिलता है। तीसरा, मीजोप्रोस्ट अगर आपने दिया है डिलीवरी के समय तो वहां यूट्रस के रप्चर होने के चांसेस होते हैं। तो कुल मिला के यहाँ ये जो केस आपको इस क्वेश्चन में दिया गया है, इस केस के ऊपर अगर जाया जाए तो बहुत सिंपल ये दिया गया है कि भैया यूट्रस टेंडर है, यूट्रस पे स्वेलिंग है और फीटल हार्ट रेट कम हो चुकी है, मदर हाइपोटेंशन में है, मतलब फीमेल को ब्लीडिंग हुई है। और ब्लीडिंग हुई है तो डेफिनेटली वो ब्लीडिंग यूट्रस में कलेक्ट हुई होगी। और जब किसी फीमेल को बिफोर लेबर यूट्रस में ब्लीडिंग होती है जिसकी वजह से प्रीमेच्योर सेपरेशन हुआ होगा तो कंडीशन ये बन रही है, दैट इज वी कैन से अब्रप्सियो प्लेसेंटा। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आई कैन से ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान दें, अगर सीवियर एब्डोमिनल पेन का कंप्लेंट हो, यूट्राइन कॉन्टोर का लॉस होना हो, और अगर आपसे पूछा जाए कि कोई हिस्ट्री प्रायर सिजेरियन सेक्शन की है तो मेरा आंसर यूट्राइन रप्चर जाता। लेकिन ऐसी कोई हिस्ट्री इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है। बहुत सिंपल, इस क्वेश्चन की हिस्ट्री जो दी गई है उसके बेसिस पे फीटल ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन, ये सारी चीजें जो दर्शाती हैं वो अब्रप्सियो प्लेसेंटा को दर्शाती हैं। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अब्रप्सियो प्लेसेंटा। बहुत सारे लोग आपको यूट्राइन रप्चर आंसर कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं यूट्राइन रप्चर विल नॉट बी द आंसर। इस क्वेश्चन में कहीं कोई सिजेरियन सेक्शन की हिस्ट्री नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की हिस्ट्री नहीं है, तो किसी मीजोप्रोस्ट टाइप की ड्रग को देने का भी नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ जो ये केस बनता है दैट इज आई कैन से अब्रप्सियो प्लेसेंटा का केस है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको ये मिला, आफ्टर डिलीवरी पेशेंट केम टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट फॉर हेमरेज दैट अकर 2 वीक आफ्टर द अनकॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी। मतलब किसी को डिलीवरी हो चुकी है, उसके 2 वीक बाद में उस फीमेल को ब्लीडिंग की कंप्लेंट है और दिया गया है साफ साफ सेकेंडरी पोस्टमार्टम केस है। और सेकेंडरी पोस्टमार्टम केस का आपसे मोस्ट कॉमन कोज पूछा गया है। आप खुद इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। मेरी क्लासेस 2 बार मैंने 2 क्लासेस में आपको लगातार ही बताया, 2 यूट्यूब की क्लासेस में मैंने क्लियर कट बताया। देखो पीपीएच 2 प्रकार का होता है। अगर पीपीएच की कंडीशन की बात करी जाए, डिलीवरी के 24 घंटे में अगर ब्लीडिंग है तो इसको प्राइमरी बोलते हैं और इसका मोस्ट कॉमन कोज जो होता है वो यूट्राइन एटोनी होता है। लेकिन केस में दिया गया है कि वो आपको 24 घंटे के बाद की हिस्ट्री है। तो 24 घंटे से लेके 12 वीक के बीच में कभी भी किसी फीमेल को अगर ब्लीडिंग होगी तो उस फीमेल के अंदर मोस्ट कॉमन कोज माना जाता है रिटेन टिश्यू ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, ओके सर। दूसरा मैंने यहां भी आपको बताया था, अगर सेकेंडरी पीपीएच के कोज आपसे पूछे जाए तो यू कैन आंसर एज द रेस्ट। आप रेस्ट एक शॉर्ट ट्रिक यूज करके इसको याद कर सकते हैं। फर्स्ट जो कॉमन कोज होता है दैट इज रिटेन टिश्यू ऑफ प्लेसेंटा। बहुत सिंपली आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा और मुझे पता है, पूरा यकीन है, अगर पुरानी क्लासेस देखी होंगी तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर किया होगा। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। तो रिटेन टिश्यू ऑफ प्लेसेंटा की वजह से सेकेंडरी पीपीएच के अंदर ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। चलिए साहब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देयर वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग वेजाइनल डिलीवरी द बेबी हैड डिलीवर्स बट द शोल्डर रिमेन स्टक, ओके, डोंट फॉलो डेस्पाइट जेंटल ट्रैक्शन, What is the best initial step to resolve this condition? बहुत सिंपल सी बात है, शोल्डर डिस्टोशिया का ये केस है। और शोल्डर डिस्टोशिया के बारे में मैंने आपको कितनी बार बोला है, कम से कम 3 से 4 क्लासेस में मैंने शोल्डर डिस्टोशिया का आपको मैनेजमेंट बताया था। मैंने आपको शोल्डर डिस्टोशिया की कंडीशन में एक ट्रिक बताई थी, सो ट्रिक दैट इज हेल्पर। आप देख सकते हैं
इस हेल्पर के थ्रू आप डेफिनेटली पूरे मैनेजमेंट को देख सकते हैं। पहला काम होता है कॉल फॉर हेल्प, दूसरा एपिजियोटोमी आप देते हैं, और तीसरा काम होता है लेग मैन्यूवर। एल इज स्टैंड फॉर लेग मैन्यूवर, और लेग मैन्यूवर जो दिया जाता है दैट इज वी कैन से मैक रॉबर्ट्स मैन्यूवर। तो बहुत सिंपल सी बात है, पहले मैक रॉबर्ट मैन्यूवर देंगे, अगर ये फेल होता है तो सुप्राप्यूबिक प्रेशर देंगे, उसके बाद में आप वुड्स कॉर्क स्क्रू मेथड को इस्तेमाल करते हैं, और फिर पोस्टियर आर्म को रिमूव करते हैं, और लास्ट जो मैन्यूवर इस्तेमाल किया जाता है दैट इज द जावानिल मैन्यूवर। होपफुली आप इस क्वेश्चन का अब आंसर कर पा रहे होंगे। मैंने फिर से आपको एक क्लास में ये भी बोला था कि नोट सेट 7 में पूछा गया है, दिस इज कॉल्ड एज मैक रॉबर्ट मैन्यूवर। आप मदर के लेग को अपडेक्ट करते हैं और सुप्राप्यूबिक रीजन पे स्लाइटली जेंटल प्रेशर अप्लाई करके बच्चे के हेड की डिलीवरी करवाते हैं। इसके अलावा एक सिंपल क्वेश्चन मैंने मैराथन क्लासेस में पहला ही क्वेश्चन ये लिया था और इसके माध्यम से आपसे पूछा था। आप रिलेट कर पा रहे होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, बट स्टिल आपको कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन से ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं कि यहाँ इस कंडीशन में आप मैक रॉबर्ट मैन्यूवर को इस्तेमाल करके शोल्डर डिस्ट्रोशिया की कंडीशन को ट्रीट करेंगे। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन आपको मिला होगा, ए 14-year-old गर्ल प्रेजेंट विद द एब्डोमिनल पेन। ओके, पहला केस एब्डोमिनल पेन, दूसरा एमेनोरिया है। ऑन द एग्जामिनेशन सी डायग्नोज विद द इम्परफोरेटेड हाइमन। द कंडीशन इज क्लासिफाइड अंडर विच कैटेगरी? भैया बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इम्परफोरेटेड हाइमन का मतलब होता है एब्सेंस और मिसिंग ओपनिंग। अगर आपको इंट्रोइटस पे ओपनिंग मिसिंग मिलती है तो ध्यान दें, इस कंडीशन को बोला जाता है दैट इज वी कैन से इम्परफोरेटेड हाइमन। और इम्परफोरेटेड हाइमन का अगर क्लासिकल साइन आपसे पूछा जाए देन यू विल आंसर इज क्रिप्टोमिनोरिया। क्रिप्टोमिनोरिया। और ये क्वेश्चन आपको बताया गया था मेरी मैराथन क्लासेस के अंदर से। मैंने आपको इस तरीके का एक क्वेश्चन दिया था और इसके अंदर डायरेक्ट जो आपको इमेज दी गई थी इम्परफोरेटेड हाइमन की है, जैसा कि एक्सप्लेनेशन में बता रखा है। इसका क्लासिकल साइन मैंने लिखवा रखा है दैट इज क्रिप्टोमेनोरिया। तो इस क्वेश्चन का जो क्लासिकल साइन है, जो सिनेरियो के आधार पे इस क्वेश्चन को डील करता है दैट इज विच वी नो एज क्रिप्टोमेनोरिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया, ए वुमन प्रेजेंट विद हाई ग्रेड फीवर, एब्डोमिनल पेन, फाउल स्मेलिंग, vaginal discharge and hypotension. Okay, so following as incomplete abortion, so which is the priority management in the septic abortion? देखो पहले ही क्वेश्चन एग्जामिनर के द्वारा बता दिया गया है कि दिस इज द केस ऑफ सेप्टिक अबॉर्शन। मतलब सेप्सिस डेवलप हो चुका है, फीमेल को अबॉर्शन के साथ साथ में इन्फेक्शन डेवलप हुआ है। अगर सेप्सिस की कंडीशन है तो इसका फाइनल मैनेजमेंट है कि आप एंटीबायोटिक देके इस कंडीशन को ट्रीट करें। तो एंटीबायोटिक्स आप देंगे, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि हाइपोटेंशन है तो इसके ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए आप फ्लूइड भी एडमिट करेंगे। तो आप पहले फ्लूइड दें, हाइपोटेंशन को ठीक करें और एंटीबायोटिक्स दें। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आप एग्रेसिव रूप से फ्लूइड देंगे पहले और फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स इस कंडीशन को ट्रीट करेंगे। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ये भी क्वेश्चन आपकी प्रीवियस क्लासेस के अंदर मैंने बताया था। हाँ, ये बात तय है कि मैंने इस क्वेश्चन का जो रेशनल आपको दिया वो सिर्फ ओरली मैंने बताया, इसके बारे में मैंने लिखाया नहीं है। बट स्टिल अगर इस क्लास को जाकर देखेंगे तो डेफिनेटली इसके अंदर आपको क्लियर कट बताया था मैंने कि सेप्टिक अबॉर्शन में आप एंटीबायोटिक्स और फ्लूइड का मैनेजमेंट करते हैं। क्लियर है मेरी बात? ओके, चलो अगला क्वेश्चन आपको मिला होगा, ए 28-year-old वुमन प्रेजेंट विद हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग 6 वीक आफ्टर इवाक्यूएशन। ठीक है सर, ऑफ मोलर प्रेगनेंसी, हर सीरम बीटा एचसीजी लेवल रिमेन मार्कली एलिवेटेड, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? देखिए मैं फिर कह रहा हूं, ये जितने क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूं ये सिर्फ मेमोरी बेस्ड है। हो सकता है क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ अलग रही होगी, लेकिन जो क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन रहा होगा कुछ इसी तरीके का रहा होगा। क्योंकि मैंने भी पेपर दिया है तो उस हिसाब से मैंने मेरे को जो बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन का सिनेरियो आपके लिए रख सकता था वो मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ। कुछ क्वेश्चंस आपको सिमिलर से मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको लगेगा कि यार थोड़ा ऊपर नीचे है, बट स्टिल ये सब मेमोरी बेस्ड है। आपको इतनी आवश्यकता नहीं है कि आप हड़बड़ाहट में ये सोचें कि यार इस कोचिंग वाले ने गलत दे दिया, इसने गलत दे दिया। जैसा सिनेरियो मैं बना पा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। ऑलमोस्ट सिनेरियोज आपके लगभग लगभग आपको सेम मिलेंगे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। ठीक है डियर? ओके, अब देखो क्वेश्चन में बहुत सिंपल सी बात है। छह वीक पहले इवाक्यूएशन हुआ था मोलर प्रेगनेंसी का, ठीक है। उसके बाद में अगर बीटा एसएसजी बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो मोलर प्रेगनेंसी है वो एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हुई है। सो बहुत सिंपल, दिस इज द केस ऑफ जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक न्यूप्लाज्म। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। आपको मैंने इस क्वेश्चन के बारे में भी बताया था
इस जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लाज्म के बारे में भी एक क्वेश्चन मैंने आपके रीसेंट क्लासेस में बताया था, जहां मैंने बीटा एससीजी की लेवल को बढ़ा हुआ बताया। मैंने क्लियर कट कहा था कि अगर बीटा एससीजी का लेवल एक बार कार की मोलर प्रेगनेंसी को जब एक बार आप इवाकुएट करते हैं और उसके बाद में भी बढ़ा हुआ आता है, तो दैट विल बी सिंपल इंडिकेशन फॉर नियोप्लाज्म। क्लियर है? ओके, अगला क्वेश्चन आपको मिला होगा, दैट इज विच कैन से आइडेंटिफाई द डायग्नोसिस। ये क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें आपको डायग्नोसिस को आइडेंटिफाई करना है। बेसिकली ये बार्थोलिन ग्लैंड की जो डक्ट होती है, उस बार्थोलिन ग्लैंड की डक्ट का, याद रखें, डक्ट का कहीं ना कहीं ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एक बना हुआ सिस्ट है। तो विच दिस इज द कंडीशन ऑफ बार्थोलिन सिस्ट बच्चे, ये बार्थोलिन सिस्ट की कंडीशन है। बट बार्थोलिन सिस्ट मैंने आपको बहुत क्लियर कट बताया था कि दो प्रकार का बन सकता है, फ्लूइड फील्ड भी बन सकता है और दूसरा पस वाला बन सकता है। अगर इस बार्थोलिन सिस्ट में पस बनेगी तो इसको बोला जाएगा बार्थोलिन एब्सेस। और मैंने आपको कहा था इस अगर एब्सेस बनता है, पस बनता है, तो इसका मोस्ट कॉमन कोज होता है दैट इज ई कोलाई बच्चे। ये बहुत क्लियर कट आपको बताया गया था। तो यहाँ पस का प्रेजेंस है या फिर फ्लूइड का प्रेजेंस है, वो एपीरियंस से तो हम नहीं बता सकते, लेकिन क्वेश्चन के ऑप्शंस पे अगर जाएं तो दिस इज द केस ऑफ बार्थोलिन सिस्ट। और अगर ये वर्ड नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली हम इसको बार्थोलिन एब्सेस भी आंसर कर सकते हैं। इन ऑप्शंस के आधार पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज वी कैन से ऑप्शन नंबर बी। हूबहू डायग्राम, एग्जैक्ट डायग्राम मैंने मेरे प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया था। अगर आपने देखी होंगी मेरी क्लासेस यूट्यूब पे जाके तो डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन मिला होगा। और क्लियर कट देखिए, मैंने लिखा था कि अगर यहाँ इन्फेक्शन है तो मोस्ट कॉमन कोज ई कोलाई है। बहुत बारीकी से इन चीजों के बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया गया था। क्लियर कट एग्जैक्ट डायग्राम आपको मिला। दिस इज द डायग्राम ऑफ बार्थोलिन एब्सेस। चलिए साहब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ए 34 वीक वुमन प्रेजेंट विद सडन वेजाइनल ब्लीडिंग। क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता है। अगर किसी बच्चे का बेस क्लियर है तो क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता है। एक चीज ध्यान रखना, 34 वीक की प्रेगनेंसी है और सडन ब्लीडिंग अगर किसी फीमेल को है तो सडन ब्लीडिंग का मतलब है दिस इज द एक्सीडेंटल ब्लीडिंग बच्चे। ये एक्सीडेंटल ब्लीडिंग का कोज है, केस है, एक्सीडेंटल ब्लीडिंग का केस है बच्चे। बात मेरी समझ में आ गई? और एक्सीडेंटल ब्लीडिंग आपको एक ही जगह मिलती है, एंटीपार्टम हेमरेज में, दैट इज वी कैन से अब्रप्सियो प्लेसेंटा। अब्रप्सियो प्लेसेंटा, अब्रप्सियो प्लेसेंटा के केस में ही आपको एक्सीडेंटल ब्लीडिंग मिलती है, बाकी सभी केसेस में आपको ग्रेजुअल ब्लीडिंग मिलेगी। तो इस क्वेश्चन को तो आप यहां से भी पहचान सकते हो, फिर भी लेकिन हम आगे देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, ब्लीडिंग सीवियर है, कांस्टेंट लोअर एब्डोमेन पेन है, बिल्कुल एपी के अंदर लोअर एब्डोमेन पेन होता है, पेन होता है, बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता है। इसके अलावा यूट्रस पे टेंडरनेस भी मिलता है। फीटल मॉनिटरिंग में आपको फीटल डिस्ट्रेस मिलता है क्योंकि प्री मैच्योर सेपरेशन हो चुका होता है, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर प्रॉपर रूप से सप्लाई नहीं पहुंच पाती। तो क्लियर कट दिस इज द केस ऑफ वी कैन से अब्रप्सियो प्लेसेंटा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। वासा प्रीविया और ये सब चीजें नहीं है, आप यहाँ से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपके एमसीक्यू बैच में करवाया था। मैंने क्लियर कट कहा था कि अगर एक्सीडेंटल ब्लीडिंग है, सडन हिमोरेज है, तो एक ही केस में होता है, वो अब्रप्सियो प्लेसेंटा के केस में होता है। डार्क रेड कलर की ब्लीडिंग होती है, एब्डोमिनल पेन होता है। सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं अब्रप्सियो प्लेसेंटा को लीड कर रहे हैं, वासा प्रीविया को लीड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एब्डोमिनल पेन वासा प्रीविया में नहीं होता है। हाँ, एब्डोमिनल पेन की कंप्लेंट फीमेल यूट्राइन रप्चर में कर सकती है, बट यूट्राइन रप्चर में एक तो ब्लाइट कलर की ब्लीडिंग मिलेगी, बट सडन ब्लीडिंग आपको नहीं मिलेगी। यहां अगर ब्लीडिंग होगी तो ध्यान रखना दैट इज ड्यू टू द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सिजेरियन सेक्शन, obstructed labor and due to the mesoprost intake। क्लियर है मेरी बात? ओके सर। तो ये यूट्राइन रप्चर का केस भी नहीं है। तो सारी चीजें मैंने, देखो ऑथेंटिसिटी की बात करी जाए तो मैं सारी चीजें आपको विद प्रूफ दे रहा हूँ। डेफिनेटली क्वेश्चंस के आंसर यही होंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एम्स के हिसाब से हो सकता है, बट मैं पॉसिबल आंसर्स आपको बता रहा हूँ। ठीक है डियर, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ऑब्स्ट्रक्टिव मैन्यूवर यूज असिस्ट डिलीवरी इन ब्रीच बर्थ टू डिलीवर द आफ्टर कमिंग फीटल हेड by allowing the baby's weight to descend, then grasping the feet and sweeping the fetal trunk, okay, and arc over the mother's abdomen, so to help the head extend and deliver। तो बहुत सिंपल सी बात है। ये जो सिनेरियो अगर देखा जाए, सिनेरियो में क्लियर कट बताया गया है कि बच्चे के आपने लेग्स को, दोनों लेग्स को अल्टीमेटली अपनी फिंगर्स के बीच में लेके होल्ड किया हुआ है और बच्चे के हेड की डिलीवरी यहाँ करवाई जा रही है। जब बच्चे के हेड की डिलीवरी करवाई जाती है और ब्रीच प्रेजेंटेशन के अंदर करवाई जाती है, तो इसके लिए कुछ कॉमन आप मैन्यूवर्स को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, ब्रीच डिलीवरी में अगर आप हेड की डिलीवरी करवाते हैं बच्चे,
तो सबसे पहला मैन्यूवर इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज बर्न मार्शल। दूसरा, मोरिक्यू स्माइली वेट को इस्तेमाल करते हैं, पाइपर फोर्सेफ और विगार्ड मैट्रियन आई कैन से मैन्यूवर को यूज करते हैं। अगर लेग्स की डिलीवरी आप करवा रहे हैं एक्सटेंडेड लेग्स की, तो आप पिनार्ड मैन्यूवर को इस्तेमाल करेंगे। एक्सटेंडेड आर्म की डिलीवरी अगर ब्रीच में करवाते हैं तो आप लोसेट मैन्यूवर, और चिन और प्यूबिस की अगर करवाते हैं तो प्रागा मैन्यूवर। आपको जो एग्जामिनर कंफ्यूज करता है बर्न मार्शल को लेके, वो सिर्फ और सिर्फ प्रागा मैन्यूवर के साथ कर सकता है बच्चे, जो कि मैंने यहाँ कंपैरिजन करके आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था, बहुत अच्छे से क्लियर कट बताया था। मैंने कहा था P4 प्रागा, P4 प्रागा और P4 पोस्टीरियर आई कैन से बैक। बच्चे की बैक अगर पोस्टीरियर साइड में है तो ये प्रागा मैन्यूवर है, और बच्चे की बैक अगर एंटीरियर साइड में है बच्चे, तो इसको हम बर्न मार्शल कहते हैं, जो कि क्लियर कट क्वेश्चन के सिनेरियो में भी दर्शाया गया है कि भैया जो केस यहाँ बन रहा है वो यही बन रहा है कि फीटस का हेड आ रहा है, तो हेड की डिलीवरी आप करवा रहे हैं, और ऐसे में फीटस का जो आपने लेग्स को पकड़ा है वो स्वीपिंग मेथड से ऊपर की तरफ पकड़ा है, और फीटस का जो ट्रंक है वो मदर की आंख की तरफ है, मतलब ये एंटीरियर साइड में आपको मिल रहा है। सो दिस इज द क्लियर कट केस ऑफ बर्न मार्शल मेथड। तो यहाँ बर्न मार्शल मेथड के बारे में आपसे पूछा गया, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। आपको मैंने अभी दिखाई, ये प्रीवियस मेरी क्लासेस के स्क्रीनशॉट हैं, उन्हीं में से ये क्वेश्चंस आपको मैंने बताए। क्लियर है बच्चे? ओके, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। आपको इस तरीके का क्वेश्चन करवाया था मैंने, देखिए यहाँ पे क्लियर कट मैंने इसी तरीके का क्वेश्चन करवाया था। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिमिलर नहीं है, बट इसके एक्सप्लेनेशन में सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करी गई थी। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा। द क्वेश्चन इज, ए 34 वीक प्रेग्नेंट वुमन प्रेशर प्रेजेंट विद द ब्लड प्रेशर। ओके साहब, एक फीमेल है जो ब्लड प्रेशर 160/90 के रूप में आप सभी के समक्ष आई है, प्रोटीन यूरिया +3 ग्रेड का है, उसको सीजर्स हैं, तो अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट क्या होगा? आप ये सब चीजें प्रीवियस क्लासेस के ऊपर बेस्ड होके भी आंसर कर सकते हैं। देखिए आपको क्लियर कट दिया गया है, मैंने इसी का एक सिमिलर क्वेश्चन लिया था, बहुत हद तक क्वेश्चन की सिमिलरिटीज हैं। एज इट इज क्वेश्चन मैंने आपके प्रीवियस क्लासेस में यूट्यूब पे सोल्व करवाया। यहाँ ब्लड प्रेशर जो चेंज हुआ दैट इज 170/110, बाकी जो लगभग सिमिलर लैंग्वेज आपको मिल रही है, +3 ग्रेड का आपको प्रोटीन यूरिया मिल रहा है, बीपी आपको ऑलमोस्ट बढ़ा हुआ है, वीक्स ऑलमोस्ट 36-34 के अराउंड है। तो ऐसी कंडीशन जो है, दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्लेम्सिया। और जब इक्लेम्सिया की कंडीशन होती है तो इसका जो मैनेजमेंट आपको करना होता है, इसमें सबसे पहला मैनेजमेंट आपका होता है, सबसे पहले आप एंटी कन्वर्जेंट्स दें, मतलब सबसे पहले आप इस फीमेल को MgSO4 से लोड करेंगे, और अगर अगर 34 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी है तो आप तुरंत इमीडिएट डिलीवरी करवा सकते हैं, यहाँ वेट एंड वॉच का कोई सीन नहीं रहेगा। तो सीवियर प्रीक्लेम्सिया और इक्लेम्सिया का जो केस होता है उसमें सबसे पहला काम रहेगा, अगर सीजर्स आ चुके हैं तो उसको MgSO4 से लोड करें ताकि सीजर्स को प्रिवेंट किया जाए, और साथ ही साथ आप एंटी हाइपरटेंसिव देके उसकी डिलीवरी करवाते हैं। तो इनके आसपास कोई अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो वही हमारा बेहतर आंसर होगा। तो पहले हम फीमेल को लोड करते हैं MgSO4 एंटी कन्वर्जेंट से, और उसके साथ में जब सीजर्स कंट्रोल होंगे तो इमीडिएट डिलीवरी हम करवाएंगे। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एंटी हाइपरटेंसिव से पहले आप MgSO4 देते हैं, और वेट एंड वॉच आप तब करते हैं जब जब किसी प्रकार के कोई सीजर्स की कंप्लेंट नहीं है। क्लियर है मेरी बात? ओके सर, बाकी इनका कोई यूज नहीं है। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। इसके अलावा जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो ये क्वेश्चन था बच्चे, द क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर करें, आपने क्या टिक किया। ऑलमोस्ट सिमिलर सा क्वेश्चन है, देखिए एग्जैक्ट लैंग्वेज इस क्वेश्चन की सेम नहीं है, मुझे भी पता है क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिया है, बट स्टिल ये क्वेश्चन लाने का पर्पज ये है कि आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करी जाए। चलिए साहब, नॉट ट्रू रिगार्डिंग द एंटीडी। देखिए आपको इससे सिमिलर एक क्वेश्चन मैंने प्रीवियस क्लास में करवाया था, दिस वाज द क्वेश्चन, एंटीडी डोज इन RH नेगेटिव मदर एट 11 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो बहुत क्लियर कट मैंने बताया था, अगर 11 वीक या 12 वीक से कम की प्रेगनेंसी है तो 50 माइक्रोग्राम आप डोज देते हैं, और 12 वीक से ज्यादा की प्रेगनेंसी है तो आप 300 माइक्रोग्राम देते हैं। दिस इज द एंटीपार्टम प्रोफाइलेक्सिस डोज। अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए तो जो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है वो बताना है। तो ट्रू कौन सा नहीं है भैया? देखो ये देखो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 30 माइक्रोग्राम देते हैं, ये स्टेटमेंट ट्रू है, बिल्कुल देते हैं। 11 वीक से पहले मैंने भी बोला था 11 वीक को आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इंक्लूड करते हैं, 50 माइक्रोग्राम देते हैं। आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी, डिलीवरी के बाद में आप 100 माइक्रोग्राम एंटीडी देते हैं, गलत बात है, गलत बात है, ये नॉट ट्रू है स्टेटमेंट, नॉट ट्रू है, ये स्टेटमेंट गलत है डियर। नेक्स्ट सी ऑप्शन, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। हाँ बिल्कुल, न्यूट्रलाइज 30 ml RBC, बिल्कुल ये भी आप ट्रू स्टेटमेंट है।
द करेक्ट आंसर इन दिस सिनेरियो दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात क्लियर है मेरी? चलिए साहब। अच्छा सर और बताएंगे कुछ इससे रिलेटेड? मैंने कहा देखो इससे रिलेटेड अगर फिर से क्वेश्चन आता है तो आप इसका ऑथेंटिसिटी की अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो आप ये किताब का एक हूबहू मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट डाला है ताकि आप इस चीज को क्लियर भी कर सकें। एंटीपार्टम प्रोफाइलेक्सिस भी दिया जाता है और पोस्टपार्टम प्रोफाइलेक्सिस। पोस्टपार्टम मतलब डिलीवरी के 72 घंटे के अंदर हम इसको देते हैं और 28 दिन तक दे सकते हैं मैक्सिमम, ताकि फ्यूचर प्रेगनेंसीज के अंदर इस प्रकार की कंडीशन को रोका जाए। ठीक है सर। एंटीडी अगर आपने एंटीपार्टम प्रोफाइलेक्सिस के रूप में देना है तो आप इसको दे सकते हैं। इसका डोज रहता है 300 माइक्रोग्राम, बट स्टिल अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर का केस है तो 50 माइक्रोग्राम देंगे, और सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर का केस है तो आप ऐसी कंडीशन में 300 माइक्रोग्राम या फिर 1500 इंटरनेशनल यूनिट आप दे सकते हैं। क्लियर है? ओके। चलिए साहब अगला क्वेश्चन जो आपको मिला होगा हूबहू इसी तरीके का मिला होगा। ए इमेज इन नर्स अप्लाइंग प्रेशर on the mother's lower abdomen during the third stage of labor, what will is the nurse is doing। बहुत सिंपल सा केस है भैया, इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी आपको जिक्र किया था मेरे प्रीवियस क्लासेस के अंदर। हाँ मैंने वहाँ कंट्रोल कोड ट्रैक्शन का डायग्राम दिखाया था, मैंने वहाँ पे आपको क्रीड मैन्यूवर का नहीं दिखाया, बट दिस इज द डायग्राम ऑफ क्रीड मैन्यूवर। बच्चे क्रीड मैन्यूवर का है। प्लेसेंटा को सेपरेट करने की एक प्रीवियस पुरानी टेक्निक है, बट स्टिल याद रखें इसमें आप फंडल प्रेशर को अप्लाई करते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? ये नो बिल्कुल सर। तो आप ऊपर की तरफ से जब फंडस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से बेबी डिलीवर होता है। क्लियर हो गई? ये कंट्रोल कोड ट्रैक्शन नहीं है बच्चे, फंडल मसाज भी नहीं दे रहे यहाँ पे, आप पेरिनियल मसाज भी नहीं दे रहे। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन इसके अलग अलग थे मुझे पता है। एक ऑप्शन आपको यूट्राइन कंप्रेशन का मिला था, एक कंट्रोल कोड ट्रैक्शन का मिला था, और जो नेक्स्ट ऑप्शन मिला था वो फंडल प्रेशर का मिला था। तो यहाँ जो आपको इस क्वेश्चन के अंदर आंसर करना है दैट इज क्रीड्स मैन्यूवर, और ये प्लेसेंटा को सेपरेट करने की पुरानी टेक्निक है। आजकल एमटीएसएल में इसको यूज नहीं करते, एमटीएसएल में आप आई कैन से कंट्रोल कोड ट्रैक्शन को यूज करते हैं। करेक्ट आंसर इस वी कैन से फंडल प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है बॉस? ओके। एक और क्वेश्चन आपको मिला जो कि हुबहू मेरी क्लासेस से था। देखिए 36 वीक की कोई कोई 36 ईयर्स की कोई फीमेल है जो सेकेंडरी एमेनोरिया के केस के साथ में आती है। कैरियोटाइप उसके अंदर 45X0 है, तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। देखिए 45X0 जो आपको कैरियोटाइप मिलता है वो टर्नर सिंड्रोम के केस में मिलता है, टर्नर सिंड्रोम के केस में मिलता है। तो अगर किसी फीमेल को या किसी पर्सन को टर्नर सिंड्रोम है तो उसमें क्रोमोजोम इसी प्रकार के मिलते हैं। ठीक है? ओके। और इस प्रकार की चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। स्वायर सिंड्रोम का अगर केस है तो 46XY क्रोमोजोम मिलेंगे, कालमैन सिंड्रोम का अगर केस है तो 46XX मिलेंगे। ये मैंने क्लियर कट एक्सप्लेनेशन में आपको यूट्यूब पे बताया था डियर, क्लियर कट आपको बताया था। ये चीज मैंने आपको इम्परफोरेटेड हाइमन वाले क्वेश्चन के साथ में भी करवाई थी। अगर आपको इतना भी पता है कि टर्नर सिंड्रोम के केस में कैरियोटाइप कौन सा देखने को मिलता है तो 45XX बिल्कुल सा। तो इस लिहाज से जो केस बन रहा है उसके हिसाब से आंसर ए है। अब आप बोलोगे कि सर सेकेंडरी एमेनोरिया का केस है, सेकेंडरी एमेनोरिया का कोज क्या टर्नर सिंड्रोम होता है? मैंने कहा देखिए अगर टर्नर सिंड्रोम की बात करी जाए तो टर्नर सिंड्रोम बेसिकली वैसे तो मोस्ट कॉमन कोज होता है प्राइमरी एमेनोरिया का, याद रखें। बट स्टिल आप ये नहीं कह सकते कि सेकेंडरी एमेनोरिया कोज नहीं करता, ये सेकेंडरी एमेनोरिया को भी कोज करता है। इस लिहाज से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए साहब आपको मैंने बता दिया कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन की इमेज हूबहू आपकी प्रीवियस यूट्यूब की क्लासेस से पूछी गई, दैट इज ऑफ गार्डेसिल वैक्सीन। अच्छा डायग्राम कुछ अलग था, इतना आप भी एग्री करते हैं, मैं एग्री करता हूं, बट स्टिल आपने अगर क्लासेस देखी होंगी तो ये गार्डेसिल वैक्सीन को देखा होगा। ये यूट्यूब की क्लासेस के स्क्रीनशॉट है बच्चे, मैं मेरी मर्जी से कहीं और से उठा के नहीं ला रहा हूं कि मैंने अलग से क्लास जाके रिकॉर्ड करी, नहीं भैया। ये गार्डेसिल वैक्सीन HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के लिए लगाई जाती है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वो वायरस है जो कि फीमेल्स के अंदर मोस्टली सर्वाइकल कैंसर का खोज होता है। ये HPV जेनाइटल वार्ड्स को भी लीड करता है, ये HPV बहुत सारी बीमारियों को लीड करता है, बट उनमें से आपको क्वेश्चन के ऑप्शन में मिला था दैट इज कि गार्डासिल किस प्रकार की कंडीशन में लगाते हैं, तो मैंने कहा HPV को प्रिवेंट करने के लिए, और अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो ये सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए लगाई जाती है। मैंने आपको बताया था कि इंडिया के अंदर सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीन हैं या फिर HPV की जो वैक्सीन है वो 3 प्रकार की हैं, एक गार्डेसिल, सर्वावैक
सर्वारिक्स, 3 प्रकार की वैक्सीन है। गार्डासिल यूएसए मेड होती है, गार्डासिल क्वाड्रीवेलेंट भी आती है, गार्डासिल नोनावेलेंट भी आती है। अभी जो ट्रेंड में चल रही है वो गार्डासिल नोनावेलेंट चल रही है, जो कि HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45 और 52, 58 के प्रति आपको इम्यूनिटी देती है। ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, लगभग 8 से 10,000 रुपए की लगती है। सारा एक्सप्लेनेशन आपको करवाया गया है। क्लियर है मेरी बात? यस और नो? बिल्कुल सर। तो ये भी क्वेश्चन हुबहू आपके प्रीवियस क्लासेस से ही पूछा गया था डियर। चलिए बॉस, अगला जो क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा, देखिए आप ये भी देख सकते हैं, यहां से देखो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और मैंने लिया है। सर्वारिक्स गार्डासिल 2 प्रकार की वैक्सीन कब कब लगती हैं, तो ध्यान रखना HPV का जो शेड्यूल होता है वो 0 डोज पे लगेगा, उसके बाद में 2 मंथ्स पे लगेगी और उसके बाद में 6 मंथ्स पे लगती है। तो नोनावेलेंट 9 वेरिएंट्स के लिए होता है, 9 स्ट्रेन्स के लिए, और क्वाड्रीवेलेंट 4 स्ट्रेन्स के लिए होती है। क्लियर है? ओके। अगला एक क्वेश्चन आपको मिला था एक प्लेसेंटा के रिगार्डिंग। अब इनमें से कौन सा प्लेसेंटा था, अब देख लीजिएगा। अलग अलग चैनल में, अलग अलग यूट्यूब के सिनेरियो में आपको अलग अलग डायग्राम्स दिए गए हैं। मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको एक छोटी सी मेम्ब्रेन 2 अम्बिलिकल कॉर्ड के बीच में प्लेसेंटा पे मिलती है इस तरीके से, अगर मेम्ब्रेन 2 अम्बिलिकल कॉर्ड्स के बीच में मिलती है, तो दिस इज द कॉज ऑफ, आई कैन से, डाइकोरियोनिक डाइएमाइनोटिक। ये ट्विंस प्रेगनेंसी के अंदर आपको ऐसा प्लेसेंटा मिलेगा जिसके अंदर 2 अम्बिलिकल कॉर्ड होंगे, बट प्लेसेंटा एक बनेगा। बट ध्यान रखें, अगर डायग्राम में मेम्ब्रेन थी और इस मेम्ब्रेन की थिकनेस 2 या 2 से ज्यादा थी, तो ये केस था DCDA का, ये केस था डाइकोरियोनिक डाइएमाइनोटिक ट्विंस का। अगर क्वेश्चन के अंदर मेम्ब्रेन की थिकनेस कम थी, तो ये केस था 2 सेंटीमीटर से कम मेम्ब्रेन वाले का, 2 mm से कम है मेम्ब्रेन वाले का, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोकोरियोनिक डाइएमाइनोटिक। क्लियर है मेरी बात? ओके सर। और अगर किसी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं थी माय डियर, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि किसी प्रकार की मेम्ब्रेन से डिवाइड नहीं है, तो दिस इज द केस ऑफ, आई कैन से, MCMA। आप देख लीजिए क्या डायग्राम था एग्जैक्ट, उसी के बेसिस पे आपको आंसर करना है। यहाँ एग्जाम मैंने भी दिया, बट स्टिल मैं भी इस चीज को लेके श्योर नहीं हूं कि उसके अंदर यहाँ मेम्ब्रेन थी या नहीं थी। मुझे जहां तक सेंस है कि उसमें मेम्ब्रेन नहीं थी, इसलिए उस केस का जो डायरेक्ट आंसर है दैट इज MCMA, मोनोकोरियोनिक मोनोएमाइनोटिक। क्लियर है मेरी बात? ओके सर। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे जो पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो मैंने आप सभी के समक्ष रखे हैं। होपफुली सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, और जितने क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको दिए हैं, दीज आंसर्स आर ओनली बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चन है उन्हीं के ऊपर बेस्ड है, जैसा सिनेरियो है उसके ऊपर बेस्ड मैंने आंसर करे हैं, और डेफिनेटली जितने मैंने आंसर दिए केस के आधार पे वो बिल्कुल करेक्ट हैं, उसी तरीके के आपके आंसर्स एग्जाम में भी माने जाएंगे। ठीक है डियर, मेरी तरफ से बेस्ट पॉसिबल कोशिश जो हो सकती थी मैंने आप सभी के समक्ष रखी है। होपफुली आप प्री क्वालिफाई कर पाएंगे, उसके बाद आप मेंस की तैयारी को जारी रखें। और मेंस से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक दरख्वास्त करूंगा कि जितनी मेरी प्रीवियस OBG की क्लासेस इस जेट के प्लेटफॉर्म पे पड़ी हैं, प्लीज 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 सारी क्लासेस को आप गो थ्रू करें। मैं फिर से दावा कर रहा हूं, इन क्लासेस से बाहर आपकी मेंस का क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। होपफुली सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। तो आप सभी से अब समय हो गया है विदा लेने का, अब मैं चलता हूं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी से कोई भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे अलग अलग लोग अपनी अपनी आई कैन से पावर को दर्शा रहे हैं, बट स्टिल जो बेस्ट पॉसिबल चीजें थी मैंने आपको बता दी है। ठीक है डियर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कीप बिलीविंग इन Z2F। और Z2F की क्या ताकत है वो आप इस स्क्रीनशॉट से देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thanks a lot to everyone and best wishes for the mains examination. Thank you so much.